हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल लीडिंग क्लासेस। सो होप सो आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ को। बहुत लोगों के डाउट आ रहे थे कि हमें कैट के ऊपर फुल डिटेल वीडियो चाहिए, तो हम ये वीडियो लेकर आ गए हैं आपके लिए। इस वीडियो में आपके कैट के रिलेटेड जितने भी डाउट है, कैसे होता है पेपर का, एग्जाम पैटर्न क्या है, एग्जाम कैसे होता है, एग्जाम की फीस क्या है, उसका सिलेबस क्या है, सारे डाउट आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद में आपको कहीं और जानने की ज़रूरत नहीं है। क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न है, कैसे टाइमिंग होती है एग्जाम की, सारा हम कुछ इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पूरी वीडियो को देख के जाइएगा, स्किप ना कीजिए। अगर कोई स्किप कर दिया तो आपका एक इंपॉर्टेंट पार्ट छूट सकता है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कैट एग्जाम होता क्या है। कैट एग्जाम हमें इंडिया के टॉप मोस्ट MBA कॉलेजेस में एडमिशन लेनी हो, जैसे कि IIM है, तो उसमें अगर आपको एडमिशन लेनी हो, IIM अहमदाबाद हो गया, बेंगलोर, कलकत्ता, सारे जो भी MBA के कॉलेजेस है टॉप, आपको एडमिशन लेने के लिए आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ता है जिसका नाम है कैट। ठीक है, कैट के बिना आप उस कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते। कैट की फुल फॉर्म क्या है? कॉमन एडमिशन टेस्ट। ये एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है जिसको हम CBT बोलते हैं। मतलब कि आपको जाके एक कंप्यूटर के ऊपर टेस्ट देना पड़ता है। ये आपके घर पे नहीं होता, आपको एक सेंटर मिलता है, वहाँ पर जाके आपको ये एग्ज़ाम देना पड़ता है। ठीक है, ये एग्ज़ाम की जो फॉर्म है, ओपनिंग डेट होती है अगस्त के फर्स्ट वीक में इसका एग्ज़ाम का स्टार्ट होते हैं, ओपनिंग फॉर्म स्टार्ट होते हैं बनने, और मिड ऑफ सितंबर में बंद हो जाते हैं। और एक साथ एग्ज़ाम कंडक्ट होता है लास्ट संडे ऑफ नवंबर में। तो ये थी हमारी डिटेल। तो इसकी जो फीस है, फीस क्या है वो डिस्कस कर लेते हैं। फीस जो है जनरल कैटेगरी के लिए 2400 है और रिजर्व कैटेगरी के लिए 1200 है। और आपको अगर ये देना है, आप लाइफ टाइम में कभी भी एग्ज़ाम दे सकते हो और कितनी बार भी एग्ज़ाम दे सकते हो। साल में एक बार एग्ज़ाम होता है ये, और आप लाइफ में जितनी बार मर्जी, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, जब मर्जी बार आप ये एग्ज़ाम दे सकते हो। इसकी कोई लिमिट नहीं है कि आपको 5 बार देना, 6 बार देना या 4 बार देना, इसकी कोई ऐसी लिमिट नहीं है। आप जितने बार चाहो उतने बार ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब डिस्कस कर लेते हैं कि एग्ज़ाम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कि कौन कौन ये एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल है। तो फर्स्टली जो लोगों के 50% नंबर हैं ग्रेजुएशन में और 45% नंबर उसके रिजर्व कैटेगरी के लिए, मतलब 50% आपकी जनरल कैटेगरी के लिए और 45% आपके रिजर्व कैटेगरी के लिए, मिनिमम ग्रेजुएशन में आपके नंबर होने चाहिए। ठीक है, मतलब कि ये जो नंबर है 50% और 45%, ये ऑल सेमेस्टर के, मतलब कि जितने भी सेमेस्टर होते हैं सबको मिला के आपकी इतनी परसेंटेज होनी चाहिए। एक सेमेस्टर की नहीं मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं सारे सेमेस्टर की बात कर रहा हूँ। और दूसरी क्राइटेरिया क्या है कि आपके पास मिनिमम 3 साल की डिग्री होनी चाहिए, और 3 साल से ज़्यादा भी हो सकती है। मतलब आपके पास अगर 3 साल से कम डिग्री है, कोई कोर्स किया है, डिप्लोमा किया है, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। अगर 3 साल का मिनिमम है जो कि डिग्री होती है, जैसे ग्रेजुएशन, BSc होती है, BCom होती है, कोई भी डिग्री को अगर 3 साल से ऊपर जो BTech होती है, वो BTech के लिए वो एलिजिबल है इसमें। मिनिमम मतलब कि आपके पास 3 साल की डिग्री होनी चाहिए। और अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो, मतलब आप कोई ग्रेजुएशन कर रहे हो, उसमें आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो, तो भी आप एलिजिबल हो एग्जाम के लिए। अगर बाय चांस आपका रिजल्ट लेट होता है, मतलब वहाँ पर एडमिशन प्रोसेस चालू हो जाता है, फिर आपका ये पेपर कैंसिल हो सकता है। ठीक है, बाकी आप अगर लास्ट ईयर में हो, आपका रिजल्ट आ जाएगा उनके एडमिशन प्रोसेस से पहले, मतलब आपके पास 50% नंबर होंगे ग्रेजुएशन के, तो मतलब कि 45% जो 50% जो भी आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो आपके पास रिजल्ट इन हैंड होना चाहिए उनके एडमिशन से पहले। बट आप लास्ट ईयर में एग्जाम दे सकते हो। बाकी 10वीं 12वीं का जो रिजल्ट है और ग्रेजुएशन का रिजल्ट है, ये 50% है, तो बट आपको चाहिए कि आपके पास आप मेहनत कीजिए, आप ज़्यादा नंबर लीजिए, क्योंकि कल को जब इंटरव्यू राउंड में होता है तब ये ग्रेजुएशन के नंबर और 10th 12वीं के जो नंबर होते हैं वो कैलकुलेट किए जाते हैं। चाहे क्राइटेरिया 50% का है, बट ग्रेजुएशन में जिसके ज़्यादा परसेंट नंबर होंगे उसको ही आगे प्रायोरिटी मिलेगी। तो मिनिमम आप सोच के चलिए कि आपके नंबर अच्छे होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप भी हो रहे कि 10वीं 12वीं में क्या ही है, बट आपका 10वीं 12वीं भी इंपॉर्टेंट है और ग्रेजुएशन भी इंपॉर्टेंट है। मतलब आप जो पढ़ते हो लास्ट इन द एंड मोमेंट में जो पढ़ते हो, आप उस थोड़ा पहले पढ़ना शुरू कर लिए ताकि आपके नंबर अच्छे हो जाए। आगे हम डिस्कस करते हैं कि ये टेस्ट कंडक्ट कैसे होता है। मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है ये CBT, जो कि आपको जाके टेस्ट सेंटर पे देना पड़ता है। जब आपका फॉर्म खुलता है, आप फॉर्म भरते हो, जितने भी मैंने फीस बताई, 2400 जनरल कैटेगरी के लिए, 1200 रुपये जो रिजर्व कैटेगरी के लिए, आप उसका फॉर्म फिल कर दो। जब आपका एग्जाम डेट होती है, आपको सेंटर पे जाके एग्जाम देना पड़ेगा, जो कि कंप्यूटर पे होता है। बाकी जो ये घर पे एग्जाम नहीं होता, ठीक है, कि आप सोचो कि अगर कंप्यूटर पे है तो घर पे हो जाता है, ऐसा नहीं है। ये जाके आपको टेस्ट सेंटर में देना पड़ता है। ऑल ओवर इंडिया में 160 सिटीज़ में, मतलब कि 160 सिटीज़ में ये एग्ज़ाम कंडक्ट होता है और 1350 सेंटर बनते हैं।
ये 3 स्लॉट में होता है, मतलब कि आपके दिन में 3 स्लॉट होते हैं एग्जाम के, जो कि पहला मॉर्निंग का होता है 8:30 to 10:30, दूसरा जो होता है आफ्टरनून स्लॉट है जिसको हम कहते हैं 12:30 से लेकर 2:30 बजे तक, और इवनिंग स्लॉट जो होता है 4:30 to 6:30। तो ये एग्जाम इन तीनों स्लॉट में कंडक्ट किया जाता है। आगे डिस्कस कर लेते हैं कि एग्जाम का स्ट्रक्चर कैसे होता है। इस एग्जाम में 66 क्वेश्चन होते हैं जो कि आपको 2 घंटे में करने होते हैं, जिसके लिए आपको 2 आवर मिलते हैं। एक एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होते हैं। एमसीक्यू टाइप आपको क्वेश्चन पता है कि जिसमें आपको क्वेश्चन दिया गया होता है, नीचे चार आपको ऑप्शन दिए गए तो उसमें टिक करना था। दूसरा होता है टीटा, जिसको कहते हैं टाइप इन द आंसर। ये टीटा मतलब कि आपको एक बॉक्स दिया गया होता है, उसमें आपको लिख कर आंसर देना होता है। फॉर एग्जाम्पल आपका आंसर है 160 आता है आपका आंसर, तो आपको टाइप करना पड़ेगा 160, ठीक है। अगर आपका आंसर आता है 3 तो वहाँ पर टाइप करना पड़ेगा 3, मतलब आपको कोई वहाँ पर टिक का ऑप्शन नहीं होगा, आपको टाइप करके बताना पड़ेगा, उसके लिए आपको बॉक्स होता है। तो एमसीक्यू जो टाइप क्वेश्चन होते हैं 48 क्वेश्चन होते हैं, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होते हैं, और 18 जो क्वेश्चन होते हैं वो टीटा टाइप के होते हैं। बट टोटल दोनों को मिला के 66 क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको जो कि एग्जाम जो होता है इसका आपको 3 नंबर मिलते हैं एक क्वेश्चन के लिए। अगर आपने क्वेश्चन कोई गलत कर दिया उसकी नेगेटिव मार्किंग होती है जो कि -1 होती है। अगर आपने क्या कहते हैं क्वेश्चन नहीं अटैम्प्ट किया तो आपको 0 नंबर मिलते हैं। बट हाँ याद रखिए ये सिर्फ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में होता है। अगर जो टीटा टाइप क्वेश्चन में होता है उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अब डिस्कस कर लेते हैं एग्जाम का सेक्शन कैसे होता है, मतलब एग्जाम किस टाइप में आता है। पहला आपका सेक्शन होता है वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कंप्रीहेंशन, जिसके 24 क्वेश्चन होते हैं। दूसरा आपका आता है डाटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग, जिसके 20 क्वेश्चन होते हैं, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसके 22 क्वेश्चन होते हैं। ये टोटल मिला के आपके 66 क्वेश्चन बनते हैं, जो कि जो 2 आवर होता है वो डिवाइड होता है 40 मिनट्स में, मतलब कि तीन सेक्शन में ये डिवाइड होता है। मतलब कि आप ऐसा नहीं आपको इकट्ठा आएगा एग्जाम, आपको पहले 40 मिनट में वर्बल एबिलिटी का पार्ट कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके बाद वर्बल एबिलिटी का पार्ट खत्म हो जाएगा, फिर आपके पास डाटा इंटरप्रिटेशन लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट आएगा, उसके बाद आपके पास क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा। मतलब आप ऐसा नहीं है आपकी छोड़ दिया कि मैं बाद में करूँगा, ऐसा नहीं होगा। जो आपको 40 मिनट दिए गए हैं उसमें आपको पहला अपना सेक्शन कंप्लीट करना पड़ेगा, फिर जो कंप्लीट हो जाएगा 40 मिनट बाद आपके कंप्यूटर पर दूसरा सेक्शन आएगा, ऐसे ही करके उसके बाद तीसरा सेक्शन आएगा। ऐसा नहीं आप सोचिए कि हम बाद में करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सेक्शन वाइज ही आपको कंप्लीट करना पड़ेगा पूरा पेपर। आगे बात करते हैं हम सिलेबस की। जो एग्जाम है इसका कोई डिफाइन सिलेबस नहीं है। आप कभी इसकी वेबसाइट पे भी विजिट करोगे, ऐसा कोई डिफाइन सिलेबस नहीं है कि ये टॉपिक्स आएंगे इसमें से ही आपका पेपर आएगा, ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं है। बट हाँ हमको पता है इसमें 10वीं तक का क्या कहते हैं मैथ्स आता है, 10वीं तक का सिलेबस आता है, बट 10वीं तक का कंसेप्ट आता है, उस टाइप का क्वेश्चन नहीं आता। मतलब उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं बट वो हाई लेवल से आपको पूछे जाते हैं। इसका अगर आपको तैयारी करनी है, इसका आपको मैं एक मेन कारण बताऊंगा, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा जिससे आप तैयारी आप कर सकते हैं। आपको आइडिया हो जाएगा एक पेपर कैसा आता है। आप पास्ट ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर निकालिए, उसको पढ़िए, आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस टाइप के ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपको एक आइडिया हो जाएगा। फिर आप वहाँ से अपने करके टॉपिक्स निकाल सकते हो आप कि हाँ जैसे आपने 10 साल के टॉपिक्स 10 साल का पेपर निकाल दिए, क्वेश्चन पेपर निकाल के आप उसमें से सारे टॉपिक मार्क कर सकते हो, ये इस टाइप का क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन है। उसके बाद उस हिसाब से टॉपिक के हिसाब से आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हो। और दूसरी बात, अगर आप 8th से लेकर 8th 9th 10th की स्टार्टिंग से पहले, आप एग्जाम स्टार्ट करने से पहले 8th 9th 10th की आप NCERT सोल्व कर लो मैथ्स की, उसके बाद उससे आप क्या होगा, आपका बेस ज़्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप एग्जाम की तैयारी कीजिए। उसके बाद जैसे कि आपको टॉपिक में बताया कि आप पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर निकालिए, उसके बाद आपको सोल्व करना शुरू करिए, उसके बाद आप उसके टॉपिक्स तैयार कीजिए। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है आपको मॉक्स देना बहुत ज़रूरी है। मॉक्स के बिना आपका एग्जाम इनकम्प्लीट है। मॉक्स दोगे आपको प्रैक्टिस होगी, आपको पता लगेगा। आप किसी भी चले जाइए, किसी भी कोचिंग सेंटर का कोई भी कोचिंग मटेरियल उठा लीजिए, वहाँ से आप उनके कोचिंग मटेरियल आपको फ्री नेट पे अवेलेबल है, आप वहाँ से उठा के आप अपनी तैयारी कर सकते हो। ठीक है, बाकी मैं आपको टॉपिक्स बता देता हूँ क्या क्या, थोड़े मैं आइडिया देता हूँ, हिंट दे देता हूँ। ये ऐसी ये टॉपिक नहीं है कि मैंने जो बताई यही टॉपिक है अकेले, ऐसा नहीं है, बट बहुत थोड़े से बता रहा हूँ मैं रिलेटेड क्या होता है। पहले आपका जो वर्बल एबिलिटी का सेक्शन है उसमें रीडिंग कम्प्रीहेंशन में, जिसको मैंने VI और RC लिखा हुआ है यहाँ पर, और उसमें आपको रीडिंग कम्प्रीहेंशन आ सकता है, पैरा जंबल आ सकता है, पैरा समरी आ सकता है, और आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आ सकता है। ठीक है, दूसरा क्या है आपका डाटा इंटरप्रिटेशन लॉजिकल रीजनिंग, उसमें आपका आ सकता है
परसेंटेज आ सकता है, पाई चार्ट आ सकता है, बार ग्राफ आ सकता है, बार डायग्राम आ सकता है, ये चीज़ें आती हैं। और क्वांट में आपको पता है अर्थमेटिक हो गया, ज्योमेट्री हो गया, मॉडर्न मैथ हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, ऐसा। मतलब कि जो मैंने ये आपको टॉपिक्स बताए या मैंने आपको एक रफली आइडिया बताया, जिसको नहीं पता उसको मैंने बता दिया कि आपको हिंट हो जाएगा कि ये टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं, ठीक है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि यही टॉपिक्स आते हैं, ऐसा कुछ नहीं। इसका सिलेबस बहुत बड़ा वास्ट है, आपको प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन पेपर देखने पड़ेंगे, मॉक्स देने पड़ेंगे, तब भी आपकी तैयारी कंप्लीट होगी, ठीक है। आप लोगों के मन में, बहुत सारे लोगों के मन में डाउट आ रहा होगा कि जो एग्जाम होता है वो 3 स्लॉट में कंडक्ट होता है, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग। तो इसमें क्या हो सकता है, किसी स्लॉट में एग्जाम ईजी आ सकता है, किसी स्लॉट में एग्जाम टफ आता है, जो कि होता भी है। इससे टैकल करने के लिए कैट वाले क्या करते हैं, उन्होंने एक मेथड यूज़ करते हैं जिसका नाम है नॉर्मलाइजिंग या स्केलिंग मेथड। उन मतलब कि जो एग्जाम टफ होता है उसको नंबर ज़्यादा दिए जाते हैं, जो एग्जाम ईजी होता है उससे नंबर कम दिए जाते हैं, उसको मतलब नॉर्मलाइज या स्केलिंग कर दी जाती है। मतलब उसमें क्या होता है, जो नंबर सिस्टम होता है तीनों एग्जाम का सिमिलर, तीनों सोर्ट का एग्जाम का जो नंबर्स होते हैं वो मतलब कि सिमिलर कर दिए जाते हैं। मतलब कोई जाके वहाँ पर उंगली नहीं उठा सकता कि मेरा पेपर टफ था तो मुझे नंबर कम मिले, ऐसा कुछ नहीं है। आपको वहाँ पर नंबर ज़्यादा दे दिए जाते हैं। तो उसके लिए एक मेथड यूज़ किया जाता है, इसका नाम है नॉर्मलाइजिंग स्केलिंग मेथड, ठीक है। ये टॉपिक जो ये आपका रिजल्ट है ये आपका दिसंबर के एंड वीक में या जनवरी के फर्स्ट वीक में आपके पास आ जाता है। बाकी उसके बाद कॉलेज के अपने अपने क्राइटेरिया होते हैं सिलेक्शन के, जिसमें हम पर्सनल इंटरव्यू कराते हैं, ग्रुप डिस्कशन कराते हैं, आपका स्टेटमेंट परपस हो सकता है या रिटर्नबिलिटी टेस्ट भी हो सकता है। इसमें आपके में से कोई भी राउंड हो सकता है या सारे के सारे राउंड भी हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद भी आपकी जो एडमिशन क्राइटेरिया में आपकी वर्क प्रोफाइल भी आपका वर्क एक्सपीरियंस भी डिस्कस होता है, आपकी प्रोफाइल भी डिस्कस होती है कि आपके पिछले कितने नंबर हैं या प्लस 10th में, प्लस 2 में या ग्रेजुएशन में। इसलिए मैंने कहा था कि 10th 12वीं और ग्रेजुएशन में ध्यान रखना, उसमें उसको अंडर एस्टिमेट मत करना, क्योंकि अगर हमें लगता है कि नहीं आ जाएंगे 50% क्या कहते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपका वहाँ पे आपको प्रेफरेंस उनको मिलेगी जिनके नंबर ज़्यादा होंगे। जो जिनके पास वर्क एक्सपीरियंस है उनको प्रेफरेंस अलग मिलती है, जो फ्रेशर है उनको प्रेफरेंस अलग बेस पे मिलती है। उनकी वर्क प्रोफाइल डिस्कस होती है, उनकी एक्स्ट्रा एक्टिविटी जो की होती है, उन्होंने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में जो पार्टिसिपेट किया या फिर किसी एनजीओ में पार्टिसिपेट किया, कोई इंटर्नशिप की। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आपने सोचा है कैट का एग्जाम देना, तो मैं कहूँगा कि आप किसी इंटर्नशिप में पार्ट लें या फिर किसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में पार्ट करें या फिर किसी एनजीओ को ज्वाइन करें। एनजीओ को ज्वाइन जब करते हो IIM बहुत ही उसको प्रायोरिटी देता है। तो ये हो गया हमारी कैट के बाद। बाकी इसके अलावा अगर बाकी जो कॉलेजेस हैं, कोई टॉप MBA कॉलेजेस हैं काफ़ी, जो कैट के अलावा भी कई एग्जाम्स लेते हैं, जैसे कि जेट हो गया, स्नैप हो गया, IIFT हो गया, CMAT हो गया, मैट हो गया। तो कई कॉलेज इनके बेसिस पे भी आपकी एडमिशन लेते हैं। तो अगर आप ये एग्ज़ाम्स को नहीं देना चाहते, मान लो आपको ना कैट देना, ना जेट देना, ना IIFT देना, ना कोई मैट देना, उसके अलावा भी कई MBA कॉलेजेस रहते हैं जो आपके जो कि आपके पिछले एकेडमिक स्कोर्स हैं उनको देख के आपको एडमिशन दे देते हैं। तो आपको अगर कैट देना है तो आपको IIM के कॉलेज मिल सकते हैं। आपको कोई और MBA कॉलेज चाहिए जो अच्छे कॉलेज उनके अपने एग्जाम्स हैं। अगर आपको नॉर्मल कोई भी कॉलेज में एडमिशन लेनी है तो आपके पिछले एकेडमिक स्कोर्स को देख के भी आपको एडमिशन मिल जाती है। अब मेन मुद्दा आता है कोचिंग का। क्या कोचिंग कंपलसरी है कि नहीं है? 3 टाइप की कोचिंग होती है। कोचिंग 2 टाइप की कोचिंग होती है। एक पहले तो ये है कि आप खुद सेल्फ प्रिपरेशन कर ले। दूसरा क्या है, आप क्या कहते हैं कि कोई ऑनलाइन कोचिंग ले या फिर ऑफलाइन कोचिंग ले। तीनों के खर्चे अलग अलग है। सेल्फ प्रिपरेशन में ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको पिछले ईयर्स के जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं सारे निकालने आपको इंटरनेट से मिल जाएगा। इंटरनेट से सारा मटेरियल अवेलेबल है। जो ऑनलाइन कोचिंग है वो 20 से 25 हज़ार में हो जाती है, जो ऑफलाइन कोचिंग है 50-60 हज़ार में हो जाती है। तो वो आप पे प्रॉपर डिपेंड करता है कि आपने क्या कैसे उसकी तैयारी करनी है। अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन भी कर सकते हो तो उसमें भी बेटर है, जो जरूरी नहीं है कोई कोचिंग वाला भी ले जाए। आजकल 70-80% लोग जो है वो सेल्फ प्रिपरेशन से ही आप क्या कहते हैं एग्जाम निकाल देते हैं। बाकी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, किसको चाहिए कोचिंग, किसको नहीं चाहिए। अगर आप ऐसा कोई लॉजिकल मतलब कि ऐसा कोई पॉइंट नहीं है कि कंपलसरी ही है, मस्ट है, कोचिंग के बिना नहीं एग्जाम क्लियर हो सकता, तो ऐसा कोई चीज़ नहीं है। बाकी अगर आपका बेसिक अच्छा खासा क्लियर है 10th तक का, तो आपके लिए तो बहुत ही ईजी एग्ज़ाम है। और बात करते हैं अब टाइम की, कितना को टाइम लगता है एग्ज़ाम को करने। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 साल में हो जाता है। बाकी कोई 8 महीने में, कोई 10 महीने में, कोई 6 महीने, कोई 4 महीने में भी कर देता है। अगर आप IITs कॉलेज में जाओगे वो तो 4-5 महीने में भी कर देते हैं, क्योंकि उनका बेसिक काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग होता है। अगर आपका नॉर्मल बेसिक्स है, मैंने बताया
कि अपन NCERT की किताबें ले लें, 8th 9th 10th का मैथ सोल्व करना शुरू कर दें, आपको आइडिया हो जाएगा रफली क्या क्या है इसमें पूछा जा सकता है। तो आप पिछले ईयर्स के क्वेश्चन पेपर देखिए, तो आप उसका वहाँ से प्रिपरेशन आपको स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी मॉक सबसे इंपॉर्टेंट है, मॉक देना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना आपकी प्रिपरेशन अधूरी है। तो ये थी हमारी प्रॉपर डिटेल कैट की। आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए। अगर आपको तब भी कोई डाउट्स है, आप कमेंट सेक्शन में आप हमारे हमसे डाउट पूछ सकते हैं, हम आपके ऊपर उसके ऊपर भी कोई वीडियो ला देंगे। अगर कोई और भी वीडियो आपको चाहिए हो किसी और टॉपिक पे, तो आप तब भी कमेंट कर सकते हैं। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।